अब है आपके अलाभकारी संस्थाओं के लेके अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ऐसा ही है आपके जो लाभ के लिए काम नहीं करती, तो केवल क्या करती है, सेवा, या लाभ कमाती भी है बिल्कुल कम, नॉर्मल लाभ या जीरो कह दो, या बहुत रुपए बहुत कम है, जो लाभ के लिए कोशिश नहीं करती, फिर भी कभी कोई लाभ हो जाता है, वो तभी होता है जब चंदे मान लो चंदा ज्यादा दे दिया तो ही होगा, वरना नहीं होगा। ये ज्यादातर संस्था चलती है चंदे पर, दान पर चलती है, सब किस्म पर चलती है। तो देखो इसमें इसका मतलब क्या होता है, कारण क्या है, ऐसी संस्थाएं जो केवल सेवा के उद्देश्य से काम कर रही है, जैसे मान लो हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, या गवर्नमेंट स्कूल समझ लो, या पुस्तकालय है, ऐसी जगह जहां पर आपको बिल्कुल नॉर्मल फीस, जैसे अगर मान लो गवर्नमेंट स्कूल की फीस है 300 रुपए या 400 रुपए साल का, अब अगर उससे अगर खर्चे निकाले तो खर्चे पूरे नहीं होते, वो तो केवल फॉर्मेलिटी रूप में लेते हैं। 300 रुपए आपसे लिए, फिर भी आपको क्या देती है, स्कॉलरशिप देती है, 1000 2000 वापस मिल जाती है, कभी साइकिल मिल जाती है, कभी कुछ और कुछ मिल जाता है। आपको 300 रुपए देने पड़ते हैं और पूरे साल के लिए आपको पूरे साल तक आप वहां पढ़ते हो। वही अगर प्राइवेट होती तो प्राइवेट में फीस है 25,000 30,000 1 लाख 2 लाख रुपए की फीस है, 10th क्लास की 2 लाख 3 लाख फीस होती है, अलग स्कूल में अलग फीस है प्राइवेट की। जैसे सुविधा है वैसे आप फीस लेते हैं प्राइवेट में, लेकिन गवर्नमेंट में क्या है, नॉर्मल फीस 300 रुपए। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ तो वहां भी आपको बिल्कुल नॉर्मल फीस या जीरो, या कोई कार्ड है आपके पास, कार्ड दिखाओ तो फ्री में हो जाती सेवा। पुस्तकालय है, आप जाओ फ्री में अखबार पढ़ो, फ्री में न्यूज़पेपर पढ़ो, या फ्री में आप बुक्स पढ़ो, या अपने घर ले जाओ। अब घर ले जाओ तो भी आपके 1000 रुपए 5,000 की बुक्स को केवल आपको 10 रुपए किराया 15 रुपए किराया में दे देते हैं, नॉर्मल किराया में। तो फिर वो खर्चा कैसे निकालते हैं, वहां क्या बनाते, सदस्य बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जैसे मान पुस्तकालय तो क्या बनाए, अपने आसपास कुछ सदस्य बनाएंगे, उससे कुछ फीस ले लेंगे, या मान लो किराया कोई अपनी तरफ से दे रहा है, या कोई दान कर रहा है, दान से, चैरिटी से, या मेंबर फीस से ये सब चलता है। इस साल के एंड में ज्यादातर नुकसान ही होता है और फायदा बहुत कम ही होता है। तो ये होती है अलाभ संस्था। लेकिन अब लेकर क्या करते हैं, वही है कि कौन सी, जैसे मान पुस्तकालय है तो हमारे पास कौन सी किताबें है, कौन सी नहीं है, या मान स्कूल के अंदर कितनी चेयर है, या कितने स्टूडेंट है, कितने आए कितने गए, सब हिसाब रखने के लिए अकाउंट करते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं अकाउंटिंग करने का। तो पैसे तो कमा नहीं रहे, तो अकाउंटिंग बस देखने के लिए कि हमने जो चीज खरीदी थी वो अभी तक हमारे पास यहाँ है या नहीं है, वो देखने के लिए बनाते हैं। जैसे दिया हुआ है, ऐसी संस्था जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होकर सार्वजनिक कार्य या जन सेवा करना होता है, वो होती है अलाभकारी संस्था। अगर अर्थ पूछ लेते लिख लो, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, केवल सेवा करना होता है। जैसे संस्थाएं दे रखी है, धर्मशाला, अनाथालय, औषधालय, खेलकूद परिषद है, पुस्तकालय है, कल्याण और मनोरंजन के लिए जो भी क्लब बनाए हैं, क्लब में जाओ, वहां फ्री में जाओ, फ्री में आप खेल कूद सकते हो, या एक थोड़ी सी छोटी सी फीस भरनी पड़ती है, एक बार भरनी पड़ती है, फिर पूरे साल वहां पर खेल सकते हो। फिर अलाभकारी संस्थाओं के लक्षण। अब लक्षण क्या है, कारण मैंने बता दिया, ऐसी संस्था है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापार नहीं करती, केवल सेवा के उद्देश्य से काम, उसे कहते हैं अलाभ संस्था। अगर अर्थ पूछ लेते लिख सकते हो लक्षण क्या है, क्या क्या चीजें होती है। तो नंबर 1 लक्षण क्या है इसका, इन संस्थाओं में व्यापारिक गतिविधि नहीं होती, क्रय विक्रय नहीं होता, इसमें आपके परचेज और सेल्स नहीं होता है, माल खरीदना बेचना नहीं, केवल आपके कोई फीस ली, वो भी आपके एडमिशन फीस लेते हैं या एंट्रेंस फीस लेते हैं। जैसे मान लो आप खेल मैदान, बहुत बड़ा मैदान है जहाँ सभी लोग खेलते हैं, बहुत बड़ा मैदान है, तो वहाँ क्या करते हैं, एक बार फीस भरते हैं, फिर रोज वहां अंदर जा सकते हो, वहाँ खेल कूद देख सकते हो, या खुद भी खेल सकते हो। तो बड़े बड़े जहाँ सिटी में होता है ऐसा, और वहाँ कुछ नहीं, केवल आपसे यानी कि उसकी फीस लेते हैं अंदर जाने की। आप वहाँ कोई माल कोई भी गुड्स बेचते नहीं, बस दुकान लगी हुई है, आप चाहो तो वहां से, वो अलग है, उनका व्यापार अलग है। लेकिन खेल कूद का उनका मैदान, वो तो क्या होता है अलग से कुछ, यानी कि खर्चा चलाने के लिए मैदान का, यानी कि खर्चा चलाने के लिए वहां दुकानें देते हैं, वरना वो खुद नहीं बेचते हैं। नंबर 2 क्या होता है, नंबर 2 होता है कि उनका उद्देश्य है जन सेवा, लाभ कमाना नहीं, केवल क्या करते हैं, वो जन सेवा करते हैं, ये लाभ नहीं कमाते, प्रॉफिट नहीं कमाते, कमाते भी है तो बिल्कुल कम, जिसे लाभ नहीं कहते उसे कहते सरप्लस, और घाटा हो जाए तो कहते हैं डेफिशिएंसी, बचत। हाँ, फायदे कहते हैं डेफिशिएंट कहते हैं, तो बचत है, जो भी सरप्लस कहते हैं बचत को, डेफिशिएंट मतलब घाटा। तीसरा उद्देश्य है गैर व्यापारिक संस्थाओं, और ये जो गणना होती है, गणना कहाँ होती है, जैसे ये जो अकाउंटिंग कहाँ होती है, केवल आपके गैर व्यापारिक मतलब नॉन ट्रेड में होती है, गैर व्यापारिक संस्थाओं में होती है, जो व्यापार नहीं करती है
उन्हीं के यहाँ पर ऐसे अकाउंट बनेंगे आपके, और कहीं अकाउंट नहीं बनेंगे। नंबर 4 है, ये रोकड़ बही का स्वरूप है, रोकड़ बही से भिन्न होता है। जब ये रोकड़ बही का ही रूप है बिल्कुल, ये क्या है आपके केस बुक के जैसा है बिल्कुल, कोई फर्क नहीं केस बुक में, छोटा मोटा फर्क होगा वो भी बताएंगे, ज्यादा कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही होते हैं, 1% ही फर्क नहीं, दोनों सेम, बस लिखने के तरीके चेंज है, प्रारूप चेंज होते हैं। वहां तारीख को ध्यान देते, वहां पर तारीख नहीं देखते, जैसे वहां से क्या करते हैं कब पैसा आया कब पैसा गया, तारीख को लिखते हैं, तारीख लिखते हैं, पैसा आया लिख दिया, गया तो लिख दिया, डेट नहीं लिखते, कब आया कब नहीं वो नहीं लिखते, क्योंकि उनको वापस हिसाब देना तो है नहीं, बस 10,000 आए, अब आया अब 1 तारीख को 2, 10 तारीख को 2, उनका कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनको वापस देना है नहीं, इसलिए। फिर है आपके इन संस्थाओं के द्वारा एक निश्चित अवधि पर आय व्यय खाता बनाकर बचत और न्यूनता ज्ञात की जाती है, और ये क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, जिसमें केवल एक पॉइंट ज्ञात होता है। देखो रिसीवेबल पेमेंट अकाउंट का तो केवल बैलेंस बीटी और बैलेंस सीडी आएगा कि हमारे पास पहले कितने रुपए थे और अब कितने रुपए, बस वही याद करते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर क्या होता है, आपके सरप्लस या डेफिसिट ज्ञात करते हैं, या तो लाभ होगा या घाटा होगा, घाटे को बोलते हैं डेफिसिट बोलते हैं, तो जो भी डेफिसिट है, घाटा है, फायदा है, जो भी है वो निकालेंगे। और ये इनकम एक्सपेंस सेम P&L अकाउंट, P&L अकाउंट के सेम होता है बिल्कुल, कोई फर्क नहीं उसके और उसमें। और क्या होता है 5 छठा पॉइंट 7वां पॉइंट दे रखा है आपके, निश्चित अवधि के बाद बैलेंस शीट बनाकर पूंजी कोष में हुई वृद्धि और गणना करते हैं। फिर लास्ट में क्या बनाते हैं इसमें आपके बैलेंस शीट, एक तो बनाएंगे रिसीवेबल पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और लास्ट में क्या बनाएंगे हम बैलेंस शीट बनाएंगे। अब है पुस्तक अकाउंट कौन सी है इसके अंदर, पुस्तक देखो नंबर 1 तो आती है कैश बुक, जिसके अंदर रोकड़ कितना आया कितना गया वो लिखेंगे, कैश के बारे में, केवल कैश के बारे में। फिर इसके लिए प्रारूप भी दे रखा है, कैसा पैसा आ रहा है कैसा जा रहा है, जिसे आप रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। तो अलग अलग लिखोगे ऐसी बनेगी, एक साथ बनाओगे तो हो जाएगी रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट हो जाएगा। फिर है आपके स्टॉक रजिस्टर, स्टॉक लिखते हैं कि हमारे पास कितनी चीजें कितनी पड़ी है, हमारे पास टेबल कुर्सी कितनी है या हमारे बुक्स कितनी है, हमारे पास जो चीज के लिए बारे में बनाया हुआ है वो कितना दे देगा रजिस्टर, उसके बारे में सब लिखा होता है। नंबर 3 होता है आपके मेंबर रजिस्टर, आपने जो मेंबर बना रखी है मेंबर रजिस्टर, तो इसमें होता है मेंबर का एड्रेस, मेंबर का मोबाइल नंबर है या मेंबर का जो भी एड्रेस पता है, मेंबर कितने मेंबर जुड़े हुए हैं, कितनी संख्या, सब लिखते हैं अंदर। और नंबर 4 है मेमोरेंडम, मेमोरेंडम बुक लिखते हैं याददाश्त के लिए। इसमें होता है आपके उधार लेन देन, अगर कोई उधार लेन देन हो तो बहुत कम होते हैं ऐसे चांस, फिर भी अगर मान लो आपके पास मान लो स्पोर्ट्स क्लब है, अगर बात खेलने जाते हैं लड़के, तो मान लो किसी ने नया बैट या बॉल लिया है या फिर खरीदा है, तो उसके बाद उधार खरीदा है, तो कुछ छोटे छोटे मदे मेमोरेंडम के लिए, अगर हमने उधार लिया है तो थोड़ी देर के लिए या महीने 2 महीने के लिए होता है उधार वापस चुका देते हैं, क्योंकि ज्यादा अगर लंबे समय तक चलानी है ऐसी, अगर आपको अलाभ संस्था है तो आपको रोकड़ ज्यादा चुकाना पड़ता है, तो इसके लिए क्या केवल आपको मेमोरेंडम बुक्स अपनी बढ़ती उसमें लिखते हैं। विशिष्ट मदे, मदे देखो नंबर 1 सबसे पहले है आपके एंट्रेंस फीस। अब देखो सभी जो जितने भी खर्चे हैं इनकम है आपको 2 भागों में बांटना है, एक होता है पूंजीगत और एक होता है आपके आयगत। अब आयगत पूंजीगत क्या है, आयगत वही जो सिंपल बताया था, ट्रेडिंग और पेंडिंग आया वो तो आयगत। देखो ऐसे तो याद करोगे तो खूब सारे पॉइंट है, आप मतलब नहीं, आपको क्या करना है, एक तो होता है आयगत, एक तो क्या होता है आपके आयगत, और एक होता है आपके पूंजीगत। 2 खर्चे होते हैं 2 टाइप के। अब आयगत कौन सा, सिंपल भाषा में याद रखना है, तो वो है ऐसी मदें जो आती है आपके ट्रेडिंग एंड P&L में, और ऐसी मदें जो आती है आपके बैलेंस शीट के अंदर। वैसे तो अलग अलग नया, यानी ऐसी चीजें जो 1 साल ज्यादा काम करे पूंजीगत, 1 साल के अंदर काम करते होता है आपके आयगत। वैसे अगर आपको याद नहीं हो, भूल जाओ, तो ऐसे याद कर लो, जो ट्रेडिंग पेन आई हुई है वो सब पूंजी, वो सब आयगत है, और जो बैलेंस शीट में वो क्या है, सब आपके पूंजीगत है। अब एंट्रेंस फीस क्या है, आयगत है पूंजीगत है, तो इसके बारे में मतभेद है, पूंजीगत भी हो सकता है और आयगत भी हो सकता है। तो ज्यादातर तो आपको आयगत मानना, कुछ भी नहीं दिया हुआ तो क्या मानेंगे हम, तो सवाल में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है, तो क्या मानेंगे, उसको आयगत मानेंगे। लेकिन अगर प्रश्न में कह दे, प्रश्न में कहे कि इसे मानो पूंजीगत, तो क्या मानना है, पूंजीगत ही मानो, पूंजीगत मानेंगे, आयगत का तो आयगत मानेंगे।
और कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो ये क्या मानेगा, आयगत मानेगा। आगे पहला पॉइंट एंट्रेंस फीस, ये होती है आपके सबसे पहले किसी क्लब में या किसी पुस्तकालय में या स्कूल में या हॉस्पिटल में पहली बार एडमिशन लेते हैं, तब ये क्या करते हैं, यानी उसको पहली बार उसे बोलते हैं एंट्रेंस फीस। तो आपको एंट्रेंस फीस देनी पड़ती है। जैसे स्कूल में आती है प्रवेश शुल्क, तो आप प्रवेश शुल्क आप देना पड़ता है साल में एक बार, तो स्टार्टिंग में हर महीने चुकाते नहीं हो। ये आ गया। नंबर 2 है आपके आजीवन सदस्य शुल्क। आजीवन बताओ ये कितनी बार चुकाएंगे, आजीवन सदस्य शुल्क कितनी बार चुकाना पड़ता है, एक बार। नाम से ही मालूम पड़ता है आजीवन, लाइफ टाइम, तो एक बार चुकाना पड़ता है। मैंने बताया था जो साल में एक बार होता है या पूरी लाइफ में एक बार होता है, तो वो क्या होता है, पूंजीगत होता है। ये क्या होता है, हमेशा पूंजीगत। देखो ये खर्चा कहाँ आता है, ध्यान दो। अगर ये आयगत माना गया तो कहाँ आएगा, आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। इधर ध्यान दो, ये कहाँ आएगा, देखो इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा अगर आयगत है तो। और कहाँ आएगा ये, और ये आएगा आपके केस अकाउंट आता हुआ था, क्या नाम, रिसीव पेमेंट अकाउंट में आएगा अगर पैसा अगर दिया आया है तो। अब पूंजी का कहाँ आएगा, इनकम एक्सपेंड नहीं आएगा। कहाँ आएगा आपके, एक तो आएगा रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में, और कहाँ आएगा बैलेंस शीट में। अब अगर ये वाला कहाँ आएगा, ये पूंजीगत ही है, तो कहाँ आएगा, रिसीव्ड एंड पेमेंट में और बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में आ जाएगा। अगला जो पॉइंट है आपके वो है सब्सक्रिप्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हर साल आता है आपके 3 नंबर का। सब्सक्रिप्शन इसे बोलते हैं चंदा, सब्सक्राइब नहीं, क्या है, सब्सक्रिप्शन। चंदा है, इसका क्वेश्चन आता है हर साल आपको करना क्या है, जो भी आपके सब्सक्रिप्शन दे रखा है इसके अंदर ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग तो करंट ईयर का, प्रीपेड लास्ट ईयर का। और लेस क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे, आउटस्टैंडिंग करेंगे और प्रीपेड ही करेंगे। ये तो होगा लास्ट ईयर का और ये होगा आपके करंट ईयर का। जो रुपए आएंगे वो लिखना है सामने, और 3 नंबर के फिक्स है। अगला पॉइंट है नंबर 4, डोनेशन। डोनेशन 2 तरह का होता है, एक तो होता है विशिष्ट और एक होता है आपके सामान्य। विशिष्ट होता है कि मैंने पैसे दिए कि यहाँ ये दीवार बननी चाहिए तो दीवार के लिए ही दिए हैं, दूसरे आप काम में नहीं ले सकते। या मान लो कोई बिल्डिंग बनानी है, या मान लो स्कूल में आप पैसे दिए कि केवल वहाँ एक रूम बनना चाहिए और कुछ नहीं बनना चाहिए, या इसके अंदर पुस्तकालय बनना चाहिए, वहाँ किताबें आनी चाहिए, सब खर्चा मैं दूंगा, तो उसी के लिए। और एक दान ऐसे दे दिया कि आप स्कूल में कहीं भी लगा लो, तो वो आप स्कूल में कहीं भी काम में ले सकते हो। वो तो होता है आपके सामान्य। विशिष्ट में जो काम के लिए दिए वो काम करना है। तो 2 तरह होता है, एक होता है विशिष्ट और एक होता है आपके सामान्य। विशिष्ट होता है जो तो होता है आपके आय पूंजीगत होता है, जो कि ये आपके फिक्स काम के लगाना है। और ये क्या होता है, आपके आयगत होता है। पूंजीगत है तो आपके इनकम एक्सपेंडिचर आएगा नहीं। इनकम एक्सपेंडिचर सेम पेंडल के जैसा है, पेंडल ट्रेडिंग पेंडल बनाते हैं वैसा बिल्कुल, तो इसलिए आपके वहां नहीं आएगा, वहां आयगत आता है। ये तो ये जो आयगत मदे हैं वो ट्रेडिंग पेंडल की तरह है, जो आपके इनकम एक्सपेंडिचर में आएंगे। तो ये ध्यान रखना है, तो ये वाला पॉइंट। अब नंबर 5 क्या है आपके, पुराने आपने सेल किए, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ये आता आएगा आपके, ये आएगा दिए। नंबर 6 आपने सेल किया है, सेल ऑफ ओल्ड, क्या नाम है, असेट्स आपने बेची, संपत्ति बेची। तो रिसीव पेमेंट में आएगा, पैसा आ रहा है, लेकिन ये पूंजीगत है, संपत्ति है इसलिए पूंजीगत है। नंबर 7वां पॉइंट हो गया है आपके सेल ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, सेल ऑफ स्पोर्ट मटेरियल। ये कहाँ आता है, ये भी आयगत ही है आपको। छोटी चीज ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं, इसीलिए क्योंकि ये रोजमर्रा के काम है। जैसे आपके खेल क्लब है, खेल का जो मैदान रखा है, तो वहां तो क्या होगा, ये गुड्स होगा, ये आप क्या करते हैं, खरीदते बेचते हैं, हर बार खराब हो गए, टूट गए, या किसी पसंद आ गए तो ले जा सकता है, खरीद भी सकता है, वहां पर दुकानें भी होती है, वहीं पर होती है, उसके अंदर ही। नंबर 8 है आपके लेगेसी। लेगेसी मतलब होता है कि कोई किसी के मरने के बाद वो संपत्ति हो जाती है उसकी। जैसे मान लो कहते हैं कि मेरे मरने के बाद जो भी संपत्ति बिके, जितने में बिके वो पूरी कहाँ चल जाए, दान में चली जाए। या मान लो यह मेरी जमीन है, इसको आप इसका थोड़ा हिस्सा बेचकर यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप स्कूल बना सकते हो, या किसी और काम में आप काम में ले सकते हो। तो मरने के बाद कोई चीज काम आती है वो आगे आएगी।
तो ये भी क्या पूंजीगत ही है, तो ये भी एक बार आएगी। अब किसी व्यक्ति ने कह दिया कि मेरे मरने के बाद पूरी जो भी मेरा जायदाद है वो इस क्लब में या इस स्कूल को दान कर दी जाएगी, तो वो दान हो जाती है पूरी कंपनी, तो वो होती लेगेसी। नंबर 9 है सरकार द्वारा, गवर्नमेंट एड फ्रॉम गवर्नमेंट, अनुदान। गवर्नमेंट कुछ पैसे दे आपको तो होता है, गवर्नमेंट कब देगी, अब आप में कुछ अगर प्रतिभा है तो गवर्नमेंट पैसे देगी, तो वो होता है। जैसे मान लो कोई बहुत बड़ी कंपनी है, अब मान लो कोई घाटे में चल रही है या वो अच्छी है कंपनी, लेकिन किसी कारण से नुकसान हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अनुदान देती है क्या, ताकि वो बना रहे, क्योंकि उससे कई लोगों को फायदा हो रहा है, लेकिन घाटे में चल रही है तो सरकार अपनी तरफ से कुछ वहां पर क्या करती है, कुछ दान वगैरह देती है, गवर्नमेंट की तरफ से आता है। फिर है विशिष्ट स्पेशल फंड आता है, ये भी क्या है आपके स्पेशल विशिष्ट जो भी चीजें हैं वो सब कहाँ आती है, पूंजीगत होती है। ये भी आपके वो रिसिप्ट में आएंगी और बैलेंस शीट में आएगी, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपके नहीं आएगी। फिर है आपके अगला खाता बनाना है, खाता हम कल बताएंगे। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि पूंजीगत है या आयगत है। अगर आपको समझ में आ गया कि आयगत है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर आएगा, वरना नहीं आएगा।